नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, घाघरा, कमला बलान, ललबकिया और परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इन नदियों में आई उफान से एक बार फिर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय जल आयोग ने नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि इन नदियों का जलस्तर अभी और बढ़ने की संभावना है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कटिहार में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके अलावा सीतामढ़ी में बागमती नदी खतरे के निशान से 68 सेंटीमीटर, शिवहर में 80 सेमी और मुजफ्फरपुर में 1.52 मीटर ऊपर बह रही है। खगड़िया में कोसी नदी लाल निशान से 46 सेमी और मधुबनी के झंझारपुर और जयनगर में कमला नदी बता दें कि 1.45 मीटर और 35 सेमी ऊपर पहुंच गई है। पूर्वी चंपारण में ललबकिया नदी खतरे के निशान से 55 सेमी, पूर्णिया में परमान नदी 10 सेमी और सारण में घाघरा नदी 1.90 मीटर ऊपर बह रही है। बिहार के आरा में महज 50,000 रुपए के लिए एक रजिस्ट्री ऑफिस के कातिब का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया है। जमीन रजिस्ट्री और पैसे के लेन देन में के जो विवाद में नामजद अपहरणकर्ताओं के द्वारा 4 दिन पहले कातिब का अपहरण कर उनके घर वालों से पैसे का डिमांड किया गया था। जब अपहरणकर्ताओं को पैसे नहीं मिले तो उन्होंने कातिब की हत्या कर उसके शव को तालाब में फेंक दिया। इधर अपहरत रजिस्ट्री ऑफिस के लाइसेंसधारी कातिब की टोह में लगी पुलिस को जब शव की खबर लगी तो पुलिस तुरंत आरा जेल के पीछे खिताड़ी मोहल्ला स्थित तालाब के पास पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक के शव को बाहर निकाला। वहीं शव मिलने की जानकारी जैसे ही मृतक के परिजन और आसपास के लोगों को मिली तो उनके बीच खलबली मच गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। हालांकि पुलिस की माने तो इस कांड को अंजाम देने में शामिल एक आरोपी पुलिसिया दबिश के कारण आरा सिविल कोर्ट में सरेंडर भी कर दिए हैं, जबकि इस कांड का मुख्य आरोपी और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। साथ ले गए हैं अभी उसमें पुलिस काम कर रही है और अगले 24 घंटों में हम लोग को काफ़ी उसमें जो है क्लू मिल गया है। तो 24 घंटों में ही हम लोग कार्रवाई करते हुए जो है इसमें जो भी अभियुक्त है और उनकी क्या स्थिति है, कहाँ पे है, इस घटना का पूरा उद्भेदन सुनिश्चित किया जाएगा। सर उसमें एक अभियुक्त सर सरेंडर भी किया सर? हाँ, एक अभियुक्त उसमें सरेंडर किया है। उससे इसलिए बताएं कि कुछ सूचना हम लोगों के पैसे वगैरह की जो भी बात आई है कि कुछ सूचना प्राप्त हुई थी। जो उसमें प्राथमिकी में नामजद जो मुख्य अभियुक्त था उसने जैसे जो है प्राथमिकी दर्ज हुई, पुलिस कार्रवाई चालू की, वो सरेंडर कर दिया है। हम लोगों को इसमें काफ़ी क्लू मिल गया है और बहुत जल्दी हम लोग 24 घंटे के अंदर इस घटना का पूरा उद्भेदन करते हुए बाकी बचे हुए जो अभियुक्त हैं इसमें गिरफ्तार करेंगे। और जो भी रोहतास जिले के कोचस में सर्वदलीय समिति के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर आक्रोश मार्च निकालते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और आम सभा का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सर्वदलीय समिति के समन्वयक उर्मिला बहन के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर इसलिए एकजुट हुए हैं कि हम मणिपुर के भाई बहनों की आवाज बने और उनके दर्द पीड़ा को जन जन तक पहुँचाए ताकि उन्हें न्याय मिल पाए। हम अपने यहाँ के लोगों तक जन जन तक तो पहुँचाएंगे तब उनको न्याय मिलेगा। हमारी सरकार जो है पहरी और गुनी है और उनके आवाज को सुनाई नहीं देता, उनके दर्द को उनको सुनाई नहीं देता है। तो हम इसीलिए यहाँ पर कार्यक्रम किए। हमारी महिलाएं और हमारे कुछ भाई भी गाँव से आए हुए हैं दूसरों को यह कहने के लिए कि देखो हमारे देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, विशेषकर मणिपुर में क्या हो रहा है। हमारे लोग वहाँ जलाए जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। तो हम लोग इस नफरत की आग को बुझाना है, इस नफरत की आग को बुझाना है। हमको एक मत रहना और अपने समाज के लिए न्याय के लिए लड़ना है।
रांची में कृषि मंत्री ने मेधा स्लरी प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार ग्रामीणों की आय में वृद्धि के उपाय तो कर रही है, इसके साथ उनके बचत को भी बढ़ाने की योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के घरों में बायो प्लांट लगाने का काम किया जा है, जिससे वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। इस बायो प्लांट के सफलतापूर्वक संचालन होने से लोगों को गैस सिलेंडर पर निर्भरता घटेगी। साथ ही इससे जो स्लरी निकलेगा उसे जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मेधा स्लरी प्रसंस्करण इकाई द्वारा किसानों से स्लरी भी खरीदे जाएंगे, जिससे किसानों को एक अन्य आय का साधन भी प्राप्त होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन मिनेश शाह ने बताया कि 100 घरों में हमने गोबर गैस का प्लांट लगाया है। 2 पशुओं से जो गोबर निकलेगा उससे किसान 5 से 6 लोगों के परिवार के लिए भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। खर्च कम होगा, गैस और केमिकल फर्टिलाइजर से भी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे प्लांट देश के विभिन्न राज्यों में टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर लगाने का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में झारखंड में भी 5000 गैस के प्लांट लगाए जाने का उनका लक्ष्य है। कार्यक्रम में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह, कार्यकारी निर्देशक एस रघुपति, महाप्रबंधक अनिल हतेकर आदि उपस्थित थे। जिन्होंने बायोगैस प्लांट जो कि एनडीडीबी और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इनके गाइडलाइन में लगाया, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए और आज उसी का उद्घाटन का दिन था। कैसे छोटी छोटी चीजें पूरे राज्य के लिए, देश के लिए मॉडल बनती है। आज किसानों को हम समृद्ध करने की बात करते हैं, उसमें इन सब चीजों का भी उतना ही महत्व है कि उनके खर्चे को कैसे कम कर सकें। हम उन्होंने किसान पर अमृतसर के तरसिका थाने के अंतर्गत आने वाले मुच्छक गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक लड़की को उसके ही पिता ने मार डाला और उसके शव को पहले अपनी मोटरसाइकिल के पीछे गांव में घुमाया और फिर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसकी जांच की। इस मौके पर मृतक लड़की के परिजनों ने बताया कि बेटी कल घर से निकली थी, हम लोग पूरी रात उसे ढूंढते रहे लेकिन वह नहीं मिली। वह आज सुबह अपने आप घर लौट आई। जब लड़की के पिता ने उससे पूछा कि वह कहां गई थी और लड़की ने कुछ नहीं बताया तो लड़की के पिता को गुस्सा आ गया और उसने धारदार हथियार से उसे काट डाला। 12 क्लास बच्ची ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ उसनू पता नहीं पुछया कि नहीं कुछ पुछया, उसने सिर्फ ਉਹਦੇ ਤੇ मतलब हमला किया तो उसनू जनों खत्म कर दिता। और उस तो बाद ਜਿਹੜਾ भी कोई नजदीक आया उसने ਉਹਨੂੰ नजदीक नहीं किसी ने आउण दिता कि उन्हें ਇਹੋ ही गल कही कि ਜਿਹੜਾ मेरे नजदीक आया उसना भी ਇਹੋ हाल होगा। उसने बिल्कुल किसी ने नजदीक नहीं आउण दिता। उसने हमला करके मार के ਉਹਨੂੰ बिल्कुल, पर लेकिन ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਮਾਇਆ सिर्फ ਉਹ ਇਹੀ ਘਮਾਇਆ कि घट तो घट 20 केस साडे पिंड दे विच इहो जिहा जिहड़े कि पिंड दीआं कुड़ियां पिंड दे विच ही रह रहीआं, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होणीआं चाहीदियां। इस दे विच प्रशासन नूं भी ये मान लो चाहिए कि हाँ भी ठीक है ये काम नहीं होने चाहिए, जो कि साडे खास करके पंजाब दे विच ये गल बहुत ही माड़ी है। क्योंकि उहदे नाम डैडी दा नाम दलबीर सिंह सी, सन ऑफ सरदार जोगिंदर सिंह। शराब कारोबारी रमन कमर पर गैर कानूनी शराब बेचने और दलित समाज के नेताओं को पंजाब बंद के दौरान जाति सूचक शब्द कहने के गंभीर आरोपों को लेकर शराब कारोबारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि कपूरथला के कुछ लोगों के साथ उनका विवाद चल रहा है, जिसको लेकर शराब कारोबारी रमन कुमार की ओर से मानहानि की कानूनी नोटिस भेजे गए थे, जिसके चलते पंजाब बंद के दौरान एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे शराब ठेकों पर जानबूझकर दलित समाज के नेताओं को जाति सूचक शब्द कहने की
कहानी बनाई गई जो गलत थी। शराब कारोबारी रमन कुमार और रिस्की वालिया ने पंजाब सरकार से उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग उठाई और आरोपी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एक्साइज पार्टी की गड्डी है वो गश्त कर रही साडे सर्कल दे विच जिन्हों अरुण सब्बरवाल वालों ते चरणजीत हंस वालों रोकया गया। बकायदा नाल एक्साइज मुलाजिम सीगे ते चारे टायरां दी उन्हां दी हवा कड्डी गई है। कि कारण की कोई पुरानी रंजिश वा जी? पुरानी रंजिश इदां है जी, इन्हां नूं डेफामेशन नोटिस भेजे सीगे, मानहानि दा दावा कीता सी साडे वकील वालों, इन्हां नूं नोटिस दिए सीगे। हुण कोर्ट वालों इन्हां नूं नोटिस जाने हैं, सिर्फ उस चीज की खुंदक रख के इन्होंने निकाले काम। तो उनके प्रशासन तो की मांग की करते हैं? असं प्रशासन तो यही मांग करते हैं जो बनती कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। जे इन्होंने जेडे भी साडे ते ब्लेम लाए है जो साफ होंगे है ये प्रूफ करते हैं तो साडे ते भी बनती कानूनी की जाए। जिला कपूरथला ब्लॉक ढिलवा के गांव बुडडा थे पंचायत के सरपंच गुरदीप सिंह ने गांव वासियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गांव की पंचायती जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। अवैध कब्जा को हटाने और कानूनी कार्रवाई के संबंध में पंचायत द्वारा बीडीपीओ और डीडीपीओ जिला कपूरथला को लिखित शिकायत दी गई और डीडीपीओ जिला कपूरथला ने जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि इसके बाद भी ब्लॉक ढलवा बीडीपीओ ने ना तो अवैध कब्जे हटवा रहे हैं और ना ही पंचायती जमीन पर कब्जा करने वाले गांव के लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये मुद्दा जिहड़ा चुक्या गया है बिल्कुल सही है। इस 22 फुट का रस्ता छप्पड़ नूं जांदा जिहदे नाल इन्हां ने कुछ प्लाट कट के दिते ने जिन्हां नूं रस्ता चलदा। जे रस्ता नहीं मिलता तो उन्हां प्लाटां नूं जाण नूं राह ही कोई नहीं, छप्पड़ नूं जाण नूं भी राह कोई नहीं, छप्पड़ की सफाई करन नूं राह कोई नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के माना स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान पुलिसिंग सेवा को और बेहतर बनाने के लिए नवीन पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं आधुनिक तकनीक तथा पुलिस सुविधाओं से युक्त साइबर थाना, महिला हेल्प डेस्क सहित विभिन्न भवनों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार फायरिंग रेंज लक्ष्य का निर्माण 6.67 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ पुलिस को उत्तम और बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस सेवा की अहम भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में पुलिस सेवा को सुदृढ़ बनाने हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत उन्हें बेहतर वातावरण, बेहतर सुविधाएं तथा बेहतर संसाधन जो है उपलब्ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत आधुनिक कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज लक्ष्य का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इससे पुलिस बल की ताकत और क्षमता और बढ़ जाएगी तथा वे बेहतर तरीके से अपने दायित्व को निर्वहन कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसे लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पिछले रविवार को आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र समिति का गठन किया था। इसी क्रम में आपकी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक प्रस्तावित है। ये बैठक आनंद प्रकाश मिरी की अध्यक्षता में लगभग 3 घंटे तक चली। रायपुर स्थित आप प्रदेश कार्यालय में पिछले रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के सह प्रभारी हरदीप मुंडिया ने जानकारी दी थी कि आपने चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन कर आनंद प्रकाश मिरी को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष और अन्यतम शुक्ला को सचिव नियुक्त किया है। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए झूठे वादे लेकर नहीं आए। हमने जो गारंटी दी वो हम जरूर पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी अपने घोषणा पत्र में वादा नहीं करती, फुल गारंटी देती है। बात करने वाले अरविंद नेताम जी को हमेशा उन्होंने उपेक्षित किया और यही वजह है कि वो मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिए।
चूंकि इससे यह बात और भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीयत आदिवासियों के हित में काम करने का नहीं है, केवल वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। और जिससे बात तो स्पष्ट हो रही है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के लोग अपना रास्ता निश्चित रूप से अख्तियार करेंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जैसे जो राजनीतिक दल हैं जो वोट बैंक का काम करती हैं उन पार्टी को सबक भी सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चिंता से पूरे देश इत्तेफाक रखता है। हिंसा किसी भी रूप में एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती, लेकिन पिछले 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ लगातार हो रही हिंसाओं पर एक शब्द उनके मुख से नहीं निकलता। ये दोहरा चरित्र स्वीकार नहीं है। एकात्मक परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर नहीं जाने पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता और प्रदेश भाजपा राहुल गांधी से ये जानना चाहती है कि वह हिंसा और अपराधों का गढ़ बनते जा रहे छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आ रहे हैं। वह छत्तीसगढ़ की सरकार को समझाने, यहाँ के प्रशासन को दुरुस्त करने कब आएंगे। हिंसा और नशाखोरी रोकने के लिए प्रशासनिक क्षमताओं का विकास करने वह छत्तीसगढ़ कब आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि आखिर कब आओगे राहुल जी। और इसके बाद लगातार भ्रष्टाचार के कांड हो रहे हैं। गरीबों का चावल घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, गोबर घोटाला, गोठान घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षा कर्मियों तक को नहीं छोड़ा। शिक्षा कर्मियों के तबादले में घोटाला। जो शिक्षा कर्मी प्रदेश की नींव रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उनकी शुरुआत भ्रष्टाचार से होनी चाहिए। आखिर मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये आवाज उठाती है। और माननीय राहुल जी, आपसे तो प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, तो कब आओगे राहुल जी। आप अडानी की बार बार बात करते हैं कि अडानी को केंद्र सरकार सहयोग करता है। आदिवासी भाइयों ने तो मना किया था ना कि ये खदान अडानी को ना दें, आंदोलन किया था, बावजूद उसके अडानी को आपने परमिशन दे दिया। आखिर आदिवासियों का भी विरोध क्यों कर रहे हैं आप भूपेश जी। राहुल जी कब जागेंगे। रायपुर में नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। यहाँ साइंस कॉलेज ग्राउंड में 1 लाख से अधिक लोग एक साथ मिलकर देश की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गीत अरपा पैरी के धार गाएंगे। इस तरह 2 रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। इस दौरान गिनीज बुक की टीम मौजूद रहेगी। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा खेल शिक्षा जगत से जुड़े हस्तियां शामिल होंगी। आयोजक ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान और वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन की ओर से बताया गया है कि एक ऐसा रिकॉर्ड देश, प्रदेश और दुनिया में अनूठा होगा। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को और भी खास और यादगार बनाने के लिए ये पहल की गई है। देखिए, हम लोग यह टीम हमेशा एक प्रयास करती रही है। जब 370 हटा था उस दौरान तिरंगा जलाए जा रहे थे, तब हम लोगों ने तिरंगा यात्रा किया था। लेकिन आज राष्ट्र को, युवाओं को, खास करके युवाओं को राष्ट्र के प्रति जागृत करने का यह सुनहरा अवसर हम सब मिल करके देना चाहते हैं, ताकि राष्ट्र के प्रति लोगों की जो कई ऐसे लोग हैं जो कई विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन सभी को मानना चाहिए ये वही धरती है जो भारत माता के रूप में हम लोगों का भरण पोषण कर रही है। मैं उनकी रक्षा और उनका सम्मान के लिए यह आयोजन किया गया। रविंद्र सिंह, वसुधैव कुटुंबकम। रायपुर में पिछले लंबे समय से तेलीबांधा मरीन ड्राइव में फहराए जाने वाले ध्वज को हटा दिया गया है, जिसे अनवरत फहराए जाने की मांग नव सृजन मंच ने की है। सामाजिक संस्था नव सृजन मंच के प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी से मुलाकात कर उनके माध्यम से रायपुर जिले के कलेक्टर सर्वेश्वर दयाल भूरे के नाम ज्ञापन दिए।
जिसमें मांग की गई कि उस स्थल पर निरंतर ध्वज लहराए जाए। राजधानी के प्रमुख स्थल तेलीबांधा तालाब, जो कि मरीन ड्राइव के नाम से भी प्रचलित है, वहां सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से लोग आते हैं। संस्था नवसृजन मंच के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह झाबड़ा ने बताया कि तेलीबांधा तालाब में 6 वर्ष पूर्व जब देश के सबसे ऊंचे ध्वज में शुमार तिरंगे को फहराया गया, तब ये सुनिश्चित किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज वर्ष भर इसी तरह लहराया जो है वो रहेगा। लेकिन पिछले कई महीने हो गए और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा के न फहराए जाने से सभी राष्ट्र प्रेमियों में निराशा है और उस आदेश की भी अवहेलना है जिसमें कहा गया था कि इस स्थल पर तिरंगा हमेशा लहराया जाएगा। दिवस मनाने जा रहा है और पूरे देश भर में हर्षोल्लास है, लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे रायपुर शहर में, राजधानी का एक ऐसा स्थल जहां पर देश के सबसे बड़े स्थल में जहां ध्वज फहराया जाता था, तेलीबांधा का जो तालाब है, मरीन ड्राइव जिसे कहा जाता है, वहां पर ध्वज लगातार पहले फहराया जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि वहां पर ध्वज है ही नहीं, सिर्फ एक बड़ा लंबा सा पोल है। तो आज इस संबंध में हम ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि उस स्थल पर लगातार ध्वज फहराया जाए और यदि किसी विपरीत परिस्थिति में, चाहे आंधी तूफान आता, कुछ होता, तो ये सुनिश्चित करें कि वो कितने समय के लिए ध्वज हटाया जाएगा और उसके बाद फिर लगातार वहाँ पर ध्वज फहराया जाए, जिससे राष्ट्र का स्वाभिमान, हमारे प्रदेश का स्वाभिमान और हम सबका गौरव बना रहे। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नाले में अवैध उत्खनन करते हुए डंपर और जेसीबी चालकों को सिविल लाइन पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। सीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि मौके से एक जेसीबी और डंपर जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने डंपर और जेसीबी के दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। सिविल लाइन सीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि साइंस कॉलेज के पीछे शिव मंदिर के पास बह रहे नाले में जेसीबी के माध्यम से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और रॉयट्री और जेसीबी से खोदने की परमिशन जब मांगी तो वह नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी डंपर जब्त करते हुए दोनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अवैध रेत खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सिविल लाइन थाना पुलिस चालकों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना था कि यहां लंबे समय से ये उत्खनन किया जा रहा था। साइंस कॉलेज के पीछे शिव मंदिर के पास धोबी घाट एरिया में एक बहता हुआ, बरसात का बहता हुआ नाला है, तो वहाँ पर कुछ लोग जेसीबी के माध्यम से उत्खनन कर रहे थे और एक डंपर था जिसमें कि रेत भर करके और ले जा रहे थे, तो उनसे उनके रॉयल्टी के संबंध में पूछा गया और जेसीबी से उत्खनन की अनुमति के लिए, तो जेसीबी को भी उत्खनन की अनुमति और रॉयल्टी उस समय मौके पर उनके पास नहीं थी, तो जिसके तहत फिर रेत अधिनियम में भी और आईपीसी की धाराओं में भी अपराध पंजीबद्ध करके और डंपर को और जेसीबी को जब्त कर दिया गया। किसका डंपर है? अभी डंपर चालक से जब उसका नाम पूछा गया तो डंपर चालक का नाम आई थिंक बबलू गोटिया था और डंपर चालक और जो जेसीबी चालक थे तो बबलू गोटिया दशरथ प्रजापति थे, उन्हें चालक बताया। मालिक के संबंध में भी और विवेचना चल रही है, पूछताछ करके और अगले में जो भी रहेगा। कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ और गोकुल ग्रुप द्वारा वासी में दूध केंद्र का विस्तार एवं नवीन दुग्ध प्रोजेक्ट का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हसन मुशर्रफ एवं विधायक सतेज पाटिल उपस्थित थे। विधायक सतेज पाटिल ने बताया कि गोकुल दूध की मांग बढ़ी है, इसलिए पहले की 2.5 लाख लीटर दूध की क्षमता को बढ़ाकर 8.5 से 10 लाख किया जा रहा है। इसके अलावा पैकिंग और कोल्ड स्टोरेज भी गोकुल के माध्यम से किया जाएगा और गोकुल से भरपूर दूध मुंबई और नवी मुंबई में उपलब्ध होगा। बता दें कि गोकुल महाराष्ट्र का एकमात्र ब्रांड है और सतेज पाटिल ने 20 लाख लीटर तक दूध का उत्पादन करने का इरादा भी जताया है। सहकारी दूध उत्पादक संस्था ज्याने अनेक दिवस वर्षापासून मुंबईमध्ये आपल्या दुधाची विक्री सुरू केलेली आहे आणि आपल्या गोकुळच्या दुधाला एक चव चांगली आहे म्हशीच्या, त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात विक्री वाढलेली आहे आणि प्रोसेसिंग करण्यासाठी आपण 4-4.5 लाखाचं आपलं युनिट होतं, मग आपण भाड्यानं करून घेत होतो।
आता आपण स्वतःचीच जागा घेऊन या ठिकाणी प्रोसेसिंग युनिट चालू केलेलं आहे आणि जवळजवळ मला वाटते 12 ते 14 कोटी रुपयाची बचत दरवर्षी या गोकुळची होईल आणि जेवढा नफा याचा होईल आणि जवळजवळ 10 लाखापर्यंत प्रोसेसिंग मला वाटते या ठिकाणी करण्यात येईल आणि त्यामुळे फार मोठा फायदा या संघाला झालेला आहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।